आज हम जा रहे हैं मौलिक अधिकार पढ़ने और इसके माध्यम से देखेंगे कि किस तरह से राज्य ने व्यक्ति को एक एक करके अलग अलग तरह के अधिकार दे रखे हैं और वहीं राज्य क्या क्या नहीं कर सकता है यह भी दिया गया है। और एक तरह से आप मौलिक अधिकार को देखें तो मौलिक अधिकार को जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि एक तरह से मौलिक अधिकार राज्य के विरोध में दिया गया एक तरह से पत्र है। किसके विरोध में? तो राज्य के विरोध में। तो राज्य के विरोध में क्यों है ये? तो इसमें हर जगह बोला जाता है कि राज्य ऐसा नहीं कर सकता, राज्य ऐसा नहीं कर सकता, राज्य वैसा नहीं कर सकता। तो ये आप देखते चलेंगे। और दूसरी चीज इसमें ये है कि यह सीधे सीधे इसकी रखवाली कौन करता है? तो भारत में जितने भी हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है उन सभी को रिट जारी करने की शक्ति है और ये अभी हम पढ़ेंगे लास्ट में। तो सीधे आते हैं, सबसे पहले मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार क्या है? तो यह एक तरह से अधिकारों का पिटारा है जो नागरिकों को दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? तो संविधान के द्वारा दिया गया है। इसकी रखवाली कौन करेगा या इसका संरक्षक कौन होगा अधिकारों को, कि लोगों को मिले ये अधिकार? तो इसके लिए न्यायालय होगा। न्यायालय में कौन सा न्यायालय? जितने भी न्यायालय हैं सारे न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं, लेकिन इसी में हाई कोर्ट राज्यों में और सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के स्तर पे यह एक तरह से क्या है कि इस चीज की रखवाली की गारंटी लेता है मौलिक अधिकारों का। अब इसका थोड़ा इतिहास आप जान लीजिए। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है आप पहले से ही जानते हैं। तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, उसके संविधान से लिया गया है। इसके अलावा बात करें तो यह किस संविधान के किस भाग में है? तो यह भाग 3 में है मौलिक अधिकार की चर्चा। इसके बाद इसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इस चीज के लिए जाना जाता है। तो आज आपको हम क्या करेंगे कि एक तरह से अनुच्छेद 12 से लेकर के शुरू में लगभग 30 तक पढ़ लेंगे और इसके बाद क्या करेंगे कि एक तरह से फिर रीट पढ़ना है आपको, तो वो रीट आपको बता देंगे। इसके बाद एक अगली क्लास में बता देंगे कि मौलिक अधिकारों के ऊपर कौन कौन किस किस तरह के एक तरह से जिसे आप बंदिशें कह सकते हैं। जैसे अधिकार तो आपको दी गई है लेकिन उसमें कहाँ कहाँ उसका प्रयोग नहीं करना है, वो सब चीजों का जिक्र करेंगे। और इसके अलावा एक मार्शल लॉ आता है पढ़ने अनुच्छेद 34 के आसपास, 34 में। तो वो आप ये सब चीज अगली क्लास में, लेकिन अभी केवल हम मौलिक अधिकार देखेंगे। तो मौलिक अधिकार आप देख लिए कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। कहाँ पे इसका वर्णन है? तो भाग 3 में ये दिया उसका वर्णन है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अब इसका थोड़ा सा हम इतिहास जान लेते हैं, उसके बाद जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं उसके साथ साथ हम सीधे सीधे वार्ता करेंगे। तो ये भाग आप समझ गए, ये समझ गए। इसके बाद मौलिक अधिकार का इतिहास देखें तो आजादी से पहले के भारत में जब जाए आप तो देखेंगे कि 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट आई थी। नेहरू रिपोर्ट क्या था कि हमारा जो भावी संविधान सभा बनेगी, हमारा जो देश आजाद होगा या जो हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें किन किन चीजों को आधार बना के और क्या लक्ष्य लेकर के हम लड़ाई लड़ेंगे और क्या प्राप्त करेंगे। तो उसके लिए नेहरू रिपोर्ट था और नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों की उपस्थिति देखी जाती है कि यहाँ पे भी मौलिक अधिकार को मांगने की बात की गई। अब धीरे धीरे या इसकी और जो संभावना है या इसकी जो मांग है वो और बलवती होने लगी और एक तरह से आप देखें तो फिर घटना घटती है 1931 में। 1931 में क्या होता है कि यहाँ पे कराची अधिवेशन होता है कांग्रेस का। कराची अधिवेशन में अध्यक्ष इसके कौन थे कराची अधिवेशन के? तो सरदार पटेल थे। ये कई बार पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो ये आप याद रखेंगे। कराची अधिवेशन जो 1931 में होता है उसमें भी मौलिक अधिकार के लिए बात की जाती है और यह जोर दिया जाता है कांग्रेस के द्वारा कि मौलिक अधिकार हमारे हम लोगों को लिए पूरे भारतीयों को मिलना चाहिए। अब ये कहानी 1931 में होती है, यह 1928 में था। अब एक और चीज का आपको हम जिक्र कर दें कि हमारा जो संविधान सभा थी वो
किस कैबिनेट मिशन के सिफारिश पे संविधान सभा बनी थी और चुनाव हुए थे, तो वो कब आई थी, तो 1946 में कैबिनेट मिशन आई थी। अब यह चूंकि संविधान सभा केवल और केवल भारतीय, और एक तरह से देखें तो ज्यादातर कांग्रेसी ही थे उसमें, तो कांग्रेस का यह चूंकि मांग था, तो इस कारण से इस चीज को इंट्रोड्यूस कर दिया गया भारतीय संविधान में। कहाँ से, तो संयुक्त राज्य यूएसए के संविधान से। इसमें अब क्या क्या चीज का चर्चा किया गया है, किन किन चीजों का, उसको अभी हम सीधे सीधे देखने जा रहे हैं। तो इसमें आप जब मौलिक अधिकार में देखेंगे तो अनुच्छेद जो 12 से 35 है, उसमें आप क्या देखेंगे, शुरू में अनुच्छेद 12 और 13 भी हम देखेंगे क्या क्या है, ये राज्य की परिभाषा बताता है और ये कानून कैसे होंगे उसके लिए अनुच्छेद 13 बताता है। इसके बाद अब इसमें क्या होता है, तो शुरू होता है आपका 14 से 18 तक, या किस चीज पे बात करता है, तो समानता की बात करेगा। 19 से लेकर के एक तरह से 22 तक देखिएगा तो स्वतंत्रता की बात की जाएगी यहाँ पे। इसके बाद 23 और 24 जो होगा वह शोषण के विरुद्ध अधिकार के लिए होगा। उसके बाद 25 से 28 तक एक तरह से यह क्या होगा, तो धार्मिक स्वतंत्रता की बात करेगा। 29 और 30 जो होगा वह अल्पसंख्यकों के हितों की बात की जाएगी यहाँ पे। तो आप देखेंगे इसके बाद क्या आएगा, अनुच्छेद 32 आएगा और वह एक तरह से किसकी चर्चा करेगा, अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 32 चर्चा करेगा आपको 5 तरह के जो रिट दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को जो जारी करने की शक्ति है, उसकी बात की जाएगी यहाँ पे। अब तक आप क्या देखें तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया मौलिक अधिकार, और यह भाग 3 में संविधान के वर्णित है। अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन है। और क्या क्या हम देखे हैं, तो यह 1928 में नेहरू रिपोर्ट में दिखा था, और इसके बाद 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में भी इस चीज पे चर्चा की गई, जोर दी गई कि इसे किया जाए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अनुच्छेद 12 देखते हैं। अनुच्छेद 12 क्या है, तो अनुच्छेद 12 में यहाँ पे लिख लीजिए आप, आर्टिकल 12 में क्या कहा गया है कि राज्य का क्या मतलब होगा। तो राज्य आपको पहले ही बताया कि जो 4 चीजें होनी चाहिए जिसके लिए, वो मतलब राज्य की परिभाषा है। लेकिन जब हम कहेंगे राज्य ऐसा नहीं कर सकता, जैसे हम फिल्म देखने जा रहे हैं सिनेमा हॉल में, और राज्य हमें नहीं रोक सकता कि हम कौन सा फिल्म देखें कौन सा नहीं। अब बताएं खान पान को लेकर, जैसे किसी को पुलाव पसंद है, किसी को चिकन पसंद है, किसी को कुछ अंडा पसंद है, तो राज्य कानून बना करके नहीं रोक सकती किसी को कि हमारा खान पान क्या होगा। तो हम राज्य कहेंगे तो किसको, अब राज्य के अंतर्गत पुलिस भी आएगी, सरकार भी आएगी, बैंकिंग सिस्टम है वो भी आएंगे। तो इसमें कहा गया है कि राज्य का जो अर्थ है यहाँ पे भाग 3 में, वह व्यापक अर्थ है, बहुआयामी जिसे कहा जा सकता है, बहुआयामी इसके अर्थ है। इसमें कौन कौन से आएंगे राज्य में, सबसे पहले कौन सा आएगा, तो केंद्र सरकार आ जाएगी सबसे पहले। दूसरी बात कौन आएगी, तो फिर संसद जो हमारी है वो। उसके बाद राज्यों के जो विधान मंडल है वो भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। इसके अलावा राज्य के अधीन कार्य करने वाली जितने भी लगभग प्राधिकरण या अधिकरण है, वो सब के सब राज्य। जैसे हम कहेंगे अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 70 से होगा, या हम कहेंगे कि राज्य किसी को अभिव्यक्ति की आजादी को नहीं रोकी जा सकती है, अभिव्यक्ति की आजादी को नहीं रोकी जा सकती है, राज्य नहीं रोक सकता। इसका मतलब क्या होगा, राज्य का मतलब जैसे हम कुछ बोले, अपना कोई विचार रखे किसी मामले में, पुलिस भी हमारे विचार को नहीं रोक सकती। पुलिस यहाँ पे क्या हो जाएगा, राज्य के रूप में काम करेगी। इसके बाद जैसे बैंक है, बैंक कोई ऐसा नियम बनाए जो यहाँ पे मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता हो। अब यहाँ पे क्या है, जैसे बैंक है वो भी यहाँ पे एक राज्य के रूप में ट्रीट होगी। तो इस तरह से देखें तो आर्टिकल 12 कहता है कि राज्य का जो यहाँ मतलब होगा बहुआयामी होगा। इसके अंतर्गत कौन कौन आएंगे, केंद्र सरकार, संसद, राज्य विधानमंडल और राज्य या केंद्र के अन्य कई सारे प्राधिकरण। इसके बाद अनुच्छेद 13 होता है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है, अनुच्छेद 13 कहता है कि केंद्र सरकार या कोई भी सरकार, सीधे सीधे राज्य आप समझ लीजिए, राज्य कोई ऐसा कानून न बना सकती हो, यदि पहले से भी बना है या बाद में भी बना है, पहले या बाद में
और ऐसा लगता है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, पहले बने जो कानून है अगर उल्लंघन करती है मौलिक अधिकारों का तो वो सीधे सीधे रद्द हो जाएगी वह कानून। और इसका क्या मतलब हो गया आप सीधे सीधे समझिए आप। जैसे संविधान ने हमें दे रखा है कि हम 2CD से संरक्षण, अर्थात एक व्यक्ति को एक मुकदमे में या एक गलती के लिए बस एक ही बार उसको सजा मिलेगी, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। और कल को सरकार बना दे कानून की नहीं, एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए 3 बार सजा मिलेगी। हो गया। जैसे आप किसी को गाली देते हैं तो इसमें हो गया 3 महीने की सजा है। अब क्या हो गया, कानून बन गया कि नहीं, एक बार 3 महीने की, एक बार 4 महीने की, फिर उसके बाद 5 महीने की सजा। तो इस चीज को जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, जिसे मौलिक अधिकारों से बचाने का आपको अधिकार है, वह इसे खारिज कर देगी। तो यही देख लिया 12 क्या है अनुच्छेद राज्यों के लिए, राज्य की परिभाषा है, राज्य क्या होंगे। अनुच्छेद जो 13 है वह बताता है कि राज्य कोई ऐसा कानून पहले भी नहीं बना सकता या बाद में भी नहीं बना सकता जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। अगर ऐसी बात है, यदि ऐसा कोई कानून है तो न्यायालय उसे क्या करेगी, उस कानून को खारिज कर देगी। आप समझ गए 12 और 13 में क्या है। और इसके बाद अब हम क्या देखते हैं, अब देखेंगे हम यहाँ पे समानता का अधिकार। मौलिक अधिकार में सबसे पहले समानता की बात की गई है, और जो समानता का जो मीनिंग है यहाँ पे वह एक तरह से कानून के समक्ष समानता का अभी हम देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। तो समानता का जो अधिकार है एक तरह से आप देखें तो यह अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष सब बराबर होंगे, विधि के समक्ष सभी समान होंगे, अर्थात राज्य के लिए सारा का सारा लोग एक समान होगा। और इसकी जो अवधारणा है एक तरह से ब्रिटेन से ली गई है। कानून के समक्ष सब बराबर होंगे, सब समान होंगे, यह अनुच्छेद, अर्थात जैसे कानून यदि कहता है कि हमें कोई गलती करने पे 3 वर्ष की सजा होगी और अगला व्यक्ति भी यदि वही अपराध करता है तो उसे भी उतने ही वर्ष की सजा होगी, और सब एक तरह से देखे तो कानून में बराबर होंगे। तो इसका यही मतलब है अनुच्छेद 14 का। फिर अनुच्छेद 15 का है। अनुच्छेद 15 का क्या है, एक तरह से यह समानता जो विभेद होता है समाज में उसके स्तर पे आपके साथ गलत न हो उसकी यह व्याख्या करता है। यह कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, जन्म स्थान, धर्म, मूलवंश, जाति, जन्म स्थान के आधार और एक क्या है, लिंग। एक तरह से यह 5 तरह के समानता की बात करता है। अब देखिए धर्म के स्तर पे कैसे राज्य, जैसे कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है। अब राज्य क्या है, इसके लिए कानून नहीं बना सकती अलग से कि हिंदुओं के लिए अलग कानून, मुस्लिमों के लिए अलग कानून और ईसाइयों के लिए अलग कानून। राज्य का कोई कानून होगा कि सभी नागरिकों को नौकरियां निकलती हैं, वैकेंसी निकलती है, उसमें ये नहीं होता कि हिंदुओं के लिए इतना, मुस्लिमों के इतना नहीं है। और कोई सरकार चाह के भी ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि धर्म के मामले में सभी के साथ समान व्यवहार करना है और धर्म के आधार पर भी भेद हम नहीं कर सकते। मूल वंश अर्थात कोई सिसोदिया वंश का है, कोई गहलोत वंश का है, कोई किसी वंश का है, कोई खान है, कोई पठान है, कोई कुछ है, तो इन सब के स्तर पे भी हम मूल वंश के स्तर पे भी भेद नहीं कर सकते। लिंग के स्तर पे क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, और इसके बाद एक तरह से नपुंसक लिंग जिसे थर्ड जेंडर आजकल कहा जाता है। तो थर्ड जेंडर है कोई, तो उसके आधार पर भी आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते कि स्त्री के लिए सही नहीं है, पुरुष के लिए सही नहीं है, या पुरुष के लिए सही है, स्त्री के लिए नहीं सही है। ऐसा आप नहीं कर सकते। क्यों? संविधान कहता है कि स्त्री और पुरुष दोनों हमारे देश में बराबर है। ये हो गई बात। अब इसके बाद जाति के आधार पर अब किसी जाति विशेष के लिए कानून नहीं बना सकते। इसके मतलब जाति के आधार पर भेदभाव को रोका गया है।
जन्म स्थान, जैसे किसी व्यक्ति का सिक्किम में जन्म हुआ है तो उसे आप किसी चीज के लिए नहीं रोक सकते कि सिक्किम में जिसका जन्म हुआ है वह राज्य का यह कार्य नहीं करेगा, या कोई झारखंड से है तो वो ये काम नहीं करेगा। तो ये सब चीजों को रोका गया है। तो यही है हमारा संविधान का जो अनुच्छेद 15 है, धर्म, मूलवंश, जाति, जन्म स्थान, लिंग के आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते। भाग 16 क्या कहता है? भाग 16 कहता है नियोजन के मामले में अवसर की समानता। नियोजन में अवसर की समानता अर्थात जैसे नौकरी वगैरह में क्या है कि राज्य किसी से भेदभाव नहीं करेगा। नौकरी के लगने में सबके लिए राज्य काफी मतलब सहयोग प्रदान करेगा और एक तरह से किसी से भेदभाव नहीं करेगा। तो नियोजन में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में है। एक और चीजें आपको यहीं पे कर दूं, जो संविधान में हमारे आरक्षण का प्रावधान किया गया है वह बस यहीं पे दो जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 के आधार पे दिया जाता है। आप हमेशा ये याद रखेंगे। जैसे नियोजन में अवसर की समानता संविधान वर्णन तो कर देता है, लेकिन इसके विशेष उपखंड जैसे कोई पीछे है, किसी जाति की काफी गरीबी है, स्थिति उसकी बहुत बुरी है, उसके विकास के लिए राज्य काम कर सकता है और नियोजन के मामले में उसे कोई विशेष तवज्जो दिया जा सकता है। धर्म, मूलवंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पे जाति समानता की बात तो की गई है, लेकिन वहीं पे आरक्षण इस चीज का विरोध करता है, विशेष उपबंध करता है, क्योंकि इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं कि कुछ जातियों को मिला करके कई वर्ग बनाए गए हैं, SC, ST, OBC। इसके अलावा फिर से आर्थिक आधार पर जब बात की जाती है तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बना दिया गया है, EWS रिजर्वेशन। तो उस पर किसी दिन अलग से बात करेंगे। अभी इतना ही याद रखना है कि आपको अनुच्छेद 15 और 16 के आधार पे इस तरह के आरक्षण की बात की गई है। अब इसके बाद एक 14, 15, 16 हो गया। अब समानता के अंतर्गत में ही एक आता है 17 और 18। तो ये 2 मिनट में समाप्त हो जाएगा। अब क्या हो गया कि जो अनुच्छेद 17 है वो बात करता है अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अर्थात जो छुआछूत की बात थी उसे संविधान ने कानून बना करके बोला कि यह नहीं रहेगा, ये समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब है कि जैसे हम कहते थे इससे वो छुआ जाएगा, उससे वो छुआ जाएगा, छुआछूत की ही भावना थी जिसका गांधी जी भी विरोध किया करते थे और अंबेडकर साहब भी इस चीज को लेकर के काफी चिंतित थे कि हमारा समाज कैसे आगे बढ़ेगा जब इस तरह की भावनाएं लोगों के अंदर में घुस गई है। अब 17 हो गया अस्पृश्यता का अंत, अर्थात जाति पाति के आधार पर छुआछूत की बात नहीं करनी है। 18 अनुच्छेद क्या कहता है? अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों के अंत की बात। उपाधियों का अंत का मतलब क्या होता है? पहले जो जैसे राय साहब की उपाधि किसी को दे दी जाती थी अंग्रेजों के द्वारा, या खान बहादुर की उपाधि दी जाती थी, या दूसरे कहीं श्री 1008 ऐसे ऐसे करके नाम लिखे होते थे। तो इन सब चीजों को क्या हुआ है कि सरकार के द्वारा कहा गया है कि अब उपाधियों का अंत हो गया है। लेकिन आप समझेंगे कि ये जो कैप्टन कोई लगाता है अपने नाम के आगे या कुछ कुछ लगा लेता है, पद्मश्री का जो पुरस्कार है, ये सब चीजें हैं, तो वो कहाँ से आती है? एक तरह से देखें तो इन सब चीजों के लिए सरकार चूंकि व्यवस्था के किसी विशेष अधिकार का सूचक नहीं है, इस कारण से सरकार इसे नहीं हटाती है। और अनुच्छेद 18 के माध्यम से उपाधियों का अंत कर दिया गया। एक और चीज समझने की, जैसे अब कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी दूसरे देश से कोई भी पुरस्कार नहीं ले सकता है। जैसे कोई भी व्यक्ति, जैसे चीन से हम कोई पुरस्कार नहीं ले सकते, पाकिस्तान से, जापान से सीधे सीधे पुरस्कार नहीं ले सकते, किसके बिना? केंद्र सरकार की अनुमति के। क्यों? क्योंकि हो सकता है वह देश हमारे उस व्यक्ति को अपने तरफ खींचने के लिए उसे कोई बड़े पुरस्कार से नवाज रहा हो जो देश के लिए खतरा हो। अनुच्छेद 17 से अस्पृश्यता का उन्मूलन, 18 से उपाधियों का अंत। तो ये हो गया कुल मिला के समानता का अधिकार। और उसके बाद अब उसके बाद अनुच्छेद 19 की बात करते हैं। अनुच्छेद 19 से 22 तक क्या है? तो ये समानता का अधिकार हो गया। अब अनुच्छेद
19 से 22 तक देखते हैं हम क्या है, तो स्वतंत्रता की बात की गई है। और स्वतंत्रता में क्या है, तो सबसे पहले आप देखिए अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कई तरह की स्वतंत्रता दी गई है, जिसे हम 19A, B, C, D, E, F और G के माध्यम से देखेंगे। 6 तरह की स्वतंत्रता है, पहले 7 थी, लेकिन संपत्ति का जो अधिकार था वह कहा था, यहाँ 19F में था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, तो इसे क्या किया गया कि 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसे हटा दिया गया। अब क्या है, संपत्ति का अधिकार केवल और केवल कानूनी अधिकार। सबसे पहले देखिए 19A में किस चीज की आजादी है, तो यहाँ पे अभिव्यक्ति की आजादी है। दूसरा, अभिव्यक्ति की आजादी के बाद क्या है, तो इसे सम्मेलन बुलाने की आजादी, सम्मेलन या सभा बुलाने की आजादी है। तीसरा क्या है, तो यह है संघ बनाने की शक्ति, संघ बनाना। इसके बाद क्या है, व्यापार करने की नहीं, यहाँ पे है कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता। आने जाने की स्वतंत्रता के बाद क्या है, उसके बाद वहां से बसने की आजादी कहीं भी। इसके बाद व्यापार और वाणिज्य की आजादी, अर्थात भारत का कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाकर के व्यापार और वाणिज्य कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब है कि बोलना, हम कुछ भी बोल सकते हैं अपने मुंह से, लेकिन किसी दूसरे को आप ये नहीं कि गाली देने लगे, किसी को किसी के बारे में अपशब्द करने लगे, या ऐसा कुछ बोल दिए जिससे देश को खतरा हो जाए या कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ जाए, या हम सुप्रीम कोर्ट के फैसला के खिलाफ कुछ बोल दें, तो ये सब नहीं। तो ये हम पढ़ेंगे कि इसमें किन किन चीजों पे निषेध किया गया, वो दूसरा एक टॉपिक ही है। लेकिन यही समझिए कि अभिव्यक्ति की आजादी है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, अपना विचार आसानी से कहीं भी रख सकते हैं। जैसे आप फेसबुक पे लाइव होकर कुछ बोल रहे हो, बाढ़ की समस्या पे या शिक्षा की व्यवस्था की समस्या पे कुछ हम बोलते हैं, तो ऐसे में राज्य आप पे प्रतिबंध नहीं लगा सकती कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं। और यदि सरकार रोकती है उस चीज को, तो ये सीधे सीधे अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन हो जाता है, उल्लंघन होगा, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे सरकार को फटकार लगा देगी। इसी अभिव्यक्ति की आजादी में क्या आ जाता है, प्रेस की स्वतंत्रता की जो बात है, प्रेस की स्वतंत्रता, तो उसका जिक्र इसी अभिव्यक्ति की आजादी के तहत माना जाता है। या दूसरा आप समझ जाए, झंडा फहराने की जो स्वतंत्रता है वो भी यहीं से कहा जाता है। परीक्षा में पूछेगा प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध किस अनुच्छेद से, तो अभिव्यक्ति की आजादी से। सम्मेलन अर्थात कोई भी, जैसे कोई भी हरिजन महासम्मेलन या सुनार महासम्मेलन या वैश्य सम्मेलन अगर कोई बुलाता है अपनी जाति का, तो उसे राजपूत करनी सेना का सम्मेलन है, तो उसे अधिकार है किसी व्यक्ति को सम्मेलन बुलाने की या सभा बुलाने की, यह उसका मौलिक अधिकार है। उसके बाद संघ बनाने की आजादी, जैसे कोई सभा या सम्मेलन बुलाया और लगता है कि हमें, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, तो इस तरह के संघ को आप सीधे सीधे बिना किसी बड़े कारण के आप कुछ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यह उनका मौलिक अधिकार है। उसके बाद कहीं भी आने जाने की, इसके अलावा सम्मेलन या सभा जो आएगा बिना शस्त्र के, बिना शस्त्र का, जैसे ये नहीं कि आप बोल दिए किसी को कि 5000 आदमी आओ और सारा गोली बम लेके आओ, तो ये आप नहीं कर सकते। तो इसके बाद संघ बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या है कि किसी भी व्यक्ति को देश में कहीं भी आने जाने से नहीं रोका जा सकता है। इसके बाद वो कहीं आएगा जाएगा तो फिर उसका वहाँ पे मन करे, जैसे हम कश्मीर जा रहे हैं घूमने, कश्मीर घूमने गए हम वहाँ पे और हमें बहुत अच्छा लगा, तो हम कोशिश क्या करेंगे, बस जाएंगे वहाँ पे। बसेंगे तो जिएंगे कैसे, तो फिर उसके लिए भी प्यार वाणिज्य की बात भी हम करने लगेंगे। संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। पहले संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार था। तो अनुच्छेद 19 हो गया और उसके बाद अब हम क्या करते हैं, तो अनुच्छेद 20, 21 और 22 की बात करने जा रहे हैं। अनुच्छेद 20 क्या करता है, तो यह दो सिद्धि से संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 20 क्या करता है,
तो यह दोष सिद्धि से संरक्षण की बात करता है। अर्थात इसका ये मतलब हो गया कि जैसे अपराध एक किया है तो फिर सजा केवल उसी के लिए मिलेगी। दूसरी बात, किसी व्यक्ति को खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। खुद के विरुद्ध गवाही, जैसे आपको ये नहीं कहा जाएगा कि तुम खुद से बोलो न्यायालय में जाके कि तुमने चोरी की है। तुमने चोरी किया, खुद व्यक्ति जाके इस पे नहीं बोलेगा। और इसका जो कारण होगा वह क्या होगा, तो जो राज्य अर्थात जो पुलिस है, अगर ये अधिकार नहीं दिया जाएगा तो पुलिस मारेगी पीटेगी और कहेगी चलो कोर्ट में बोल देना तुम कि तुमने ही चोरी की है। तो इसका यही मतलब होता है कि अपने विरुद्ध गवाही नहीं, पुलिस को सिद्ध करना होगा कि यही व्यक्ति चोर है। चोर की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वह सिद्ध करे कि उसने चोरी नहीं की है, बल्कि पुलिस की जिम्मेदारी है कि कहे कि यही व्यक्ति चोर है। तो ये आप समझ गए। इसके बाद जो सजा का एक और प्रावधान है, सजा का एक और प्रावधान ये है कि इसमें अगर आपराधिक मामले हैं तो इसमें आपराधिक मामलों में जो क्राइम करते समय जो मतलब सजा का प्रावधान था वही सजा मिलेगी। जैसे वैधानिक मामलों में एक अलग नियम चलता है। वैधानिक मामलों में आप वो सजा दे सकते हैं जैसे जो कानून उस समय नहीं था, बहुत पहले या बाद में बना हो, और उसको आप पीछे घसीट के ले जा सकते हैं। लेकिन इसमें आप ये नहीं कर सकते आपराधिक मामलों में कि उस समय जैसे चोरी करने के लिए सजा 3 साल की थी, बाद में हो जाती है 7 साल की सजा। तो जो केस है जिसका फैसला सुनने वाला है, अब जब 7 साल सजा हो गई, इसका ये मतलब नहीं है कि उसको 7 साल जेल भेजा जाए, बल्कि उसको 3 साल के लिए ही जेल भेजा जाएगा। तो ये आप देख लिए एक तरह से अनुच्छेद 20 क्या कहता है। अनुच्छेद 21 जो है ये एक तरह से व्यक्ति को जीने की स्वतंत्रता देता है। ये इतना खतरनाक अनुच्छेद है, जीने की स्वतंत्रता या जीवन जीने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 समझ गए तो इसको ऊपर बताते हैं, 2 मिनट इसमें लगेगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इससे प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं और घुमा घुमा कर पूछा जाता है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? यह कहता है कि व्यक्ति को एक तरह से जीवन जीने का अधिकार है। जीवन जीने का अधिकार है। और जीवन कैसे जिया जाता है? तो जीवन कोई व्यक्ति जिएगा तो कैसे जिएगा? तो गरिमा के साथ जिएगा। गरिमा के साथ अर्थात फुल इज्जत के साथ जिएगा जिंदगी। इसके बाद जो बात की जाए आप, तो अब जैसे मान लीजिए कि प्रदूषण बढ़ गया बहुत ज्यादा, शहर में प्रदूषण बहुत ज्यादा है, लोगों को सांस लेने में कठिनाई हो रही है। कोर्ट क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वो कहेगी कि जीवन जीना हर व्यक्ति को अच्छा सांस लेने का, साफ स्वच्छ वायु सांस लेने का या हवा में सांस लेने का अधिकार है। इस कारण सरकार प्रदूषण को, जैसे केंद्र सरकार अभी पराली की समस्या के लिए हरियाणा और दिल्ली सरकार को, केजरीवाल की सरकार को हमेशा फटकार लगाती है, वो है पानी कहीं का दूषित है, पीने से बीमार पड़ रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बोलेगी कि आपने अब तक क्या क्या किया है कि पानी का जो खपत है या प्रदूषण की समस्या है वो कैसे दूर होगी। इसके बाद एक चीज आप याद रखेंगे कि जीने का अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। आप ये नहीं कर सकते सरकार को कि अब हम जीना नहीं चाहते, मरना चाहते, हमें मरने की अनुमति दी जाए, नहीं दी जा सकती। जैसे भारत में आत्महत्या जो है, जैसे कुछ लोग फांसी लगा लेता है या कुछ करता है बेवकूफ सब, तो आत्महत्या की जो बात है वो भारत में क्या है, वो अपराध है एक तरह से। अगर आप लगा रहे हैं, कोई व्यक्ति लगा रहा है और पकड़ा गया, तो फिर उसके साथ क्या होगा, सीधे सीधे उसको जेल जाना होगा वहां से। अब बात क्या है प्रदूषण की समझ, जीवन जीने का। इसके बाद अपने मनपसंद व्यक्ति से विवाह करने का भी अधिकार क्या है? तो यह जीवन जीने की आजादी, जीवन जीने की स्वतंत्रता से संबंधित है। जैसे कोई लड़का लड़की भाग जाता है कहीं से और जाके थाने पुलिस में कहा जाता है कि हाँ शादी करेंगे, तो पुलिस कराती है शादी। वो क्यों करा देती है? क्योंकि शादी करना अपने पसंद से उसका अधिकार है और उसको कोई नहीं रोक सकता। बाद में भले ही अगर प्रेम विवाह है तो बाद में जो विवाद होते हैं या कुछ होता है, आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, वो एक अलग मामला है, फैमिली वायलेंस का मामला है। लेकिन जो विवाह है आप अपने मनपसंद लोगों के साथ
कर सकते हैं। तो यह भी जीवन जीने का अधिकार में ही शामिल होता है। तो यह बहुत बड़ा है एक तरह से, और कई बार तो परीक्षाओं में भी कहा जाता है कि जब कोई भी अनुच्छेद नहीं समझ में आ रहा है, लग रहा है कि जिंदगी जीने के लिए इज्जत प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ मामला है, तो उसे अनुच्छेद 21 से जोड़कर देख लिया जाए। तो देख लिए आप प्रदूषण का समस्या, विवाह का समस्या या मरने का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है। और किस आप समझ गए जीवन जीने का। इसके बाद 22 देखिए, 22 क्या कहता है, तो 22 है निवारक निरोध की बात करता है। अर्थात कोई व्यक्ति यदि अपराध करने जा रहा है तो राज्य चाहे तो उसे रोक सकती है। तो जो 22 अनुच्छेद है वह एक तरह से क्या है, तो यह निवारक निरोध की बात करता है। निवारक निरोध का क्या मतलब हो गया, कोई भी व्यक्ति यदि क्राइम लगेगा पुलिस को कि हाँ ये व्यक्ति इस व्यक्ति को मार देगा या राज्य के लिए खतरा उत्पन्न कर देगा, तो उस व्यक्ति को पुलिस क्या कर सकती है, गिरफ्तार पहले ही कर सकती है। अब गिरफ्तार करे कितने दिनों के लिए, तो पुलिस मैक्सिमम 90 दिन के लिए गिरफ्तार कर सकती है। इससे ज्यादा यदि अवधि है तो उसको एक कमेटी बनानी होगी पुलिस को, और उसके बाद उस कमेटी के सिफारिश पे ऐसा हो सकता है। इसके लिए फिर क्या करना होगा, तो हाई कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। लेकिन पुलिस कोर्ट से चूंकि बचते रहती है, इस कारण किसी व्यक्ति को यदि इस तरह से गिरफ्तार करना है तो सामान्य हालत में कुछ अच्छे लोग हैं तब तो पुलिस ऐसे करेगी, और नहीं अगर पुलिस को लगता है कि नहीं इस व्यक्ति से हमें खतरा है या कुछ है, तो कई बार झूठे मुकदमे भी लाद दिए जाते हैं व्यक्ति के ऊपर। जैसे किसी से किसी की दुश्मनी, जैसे पुलिस को ही दुश्मनी है किसी व्यक्ति से, पुलिस जाके बता देगी कि इसके पास से ये चीज निकला है और ये व्यक्ति दोषी है। अब बाद में उसका कुछ हो न हो तो न्यायालय का मामला है, लेकिन शुरू में तो वो 6 महीने साल 2 साल के लिए बेचारा जेल चला ही जाएगा। भले बाद में कोर्ट फटकार ही तो लगाएगी, 1-2 को सस्पेंड करेगी, दूसरा क्या कर सकती है कोर्ट, और ऐसा कुछ है नहीं मामला। तो ये मामले भी कई बार देखे जाते हैं। इसी कारण जो निवारक निरोध के जो मामले हैं उसे 90 दिन तक ही लिमिट रखा गया है। इसके अलावा एक और चीज है कि यदि आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो गिरफ्तारी का आपको कारण बताना होगा। दूसरा 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के पास आपको जाना होगा, और मजिस्ट्रेट के पास जब जाएंगे आप तो क्या होगा कि आपको अपना वकील, अपना मनपसंद वकील चुनने का अधिकार होगा। और मजिस्ट्रेट के पास जो जाएंगे 24 घंटे में, तो वहाँ पे आने जाने की जो अवधि है वह नहीं जुड़ेगी। जैसे कोई ऐसा जगह है जहाँ से मजिस्ट्रेट के पास जाने में 16 घंटे उसे लग जाते हैं, 16 घंटे जाने में और लगेंगे, और उसके बाद यहाँ पे थाने में 30 घंटा रखा गया, तो पुलिस बोलेगी कि हमें हमें 39 घंटे लग गए। क्यों? क्योंकि 16 घंटे तो हमें आने जाने में ही लग गए। तो ये आप समझ गए, उसको व्यक्ति को कारण बताना होगा क्यों गिरफ्तार हुआ, मजिस्ट्रेट के सामने जाना होगा 24 घंटे, वकील के पास उसको अपना वकील चुनने का भी अधिकार होगा। तो ये रहा कुल मिलाकर के निवारक निरोध अधिनियम। इसी के अंतर्गत 2-3 कानून है जिसे आप समझ जाइए। एक है मीसा, जिसके नाम पे लालू यादव अपनी बेटी का नाम मीसा भारती रखे थे। ये कहानी है 1971 की, और जो उस समय लालू यादव थे वो कांग्रेस के अगेंस्ट में थे, साथ में नहीं थे। ये क्या था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मिसा कब आया था, तो यह 1971 में आया था। इसके अंदर भी किसी व्यक्ति को निवारक निरोध की तरह ही निवारक निरोध के मामले में ही गिरफ्तार करना था। और जब इस समय आया था उसी समय लालू यादव की बेटी मीसा का जन्म हुआ था, जो अभी शायद सांसद भी है, मीसा भारती। तो उनको लालू यादव इसी मीसा एक्ट के नाम पे उनका नाम मीसा रख दी थी। अभी जो मीसा जी सांसद है उनका ये हो गया। इसके बाद एक इसमें रासुका आता है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। तो ये बहुत खतरनाक है, ये अभी आतंकवादी वगैरह पे लगाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। और यह एक तरह से बहुत ही खतरनाक, एक तरह से आप समझिए तो ये कानून है एक तरह का। और यह कोई बड़ा आतंकवादी है या कोई ऐसा
मान ली कोई ऐसा घटना कर दिया जैसे ट्रेन पलटा दिया या बहुत भीड़ पे गोलीबारी कर दिया, कहीं पे विस्फोट कर दिया, तो वैसे लोगों को किस कानून के तहत लाया जाएगा? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो 1980 में बनी थी, तो इसी के तहत हम उन लोगों पे कानून करता है नेशनल सिक्योरिटी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। तो ये हो गया कुल मिलाकर मिसा और मिसा 1971 में आपको याद रखना है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 में इसके तहत भी लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। कब? तो समय से पहले ही गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये रहा दोनों 22 के लिए। अब हम क्या देखते हैं, अनुच्छेद 23 और 24 को देख लेते हैं 1 मिनट में जल्दी से। वो अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 23 और 24 जो है वो शोषण के विरुद्ध से संबंधित है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि जो मनुष्य है, मानव का बलात्, श्रम और दुर्व्यवहार, बलात्कार मतलब जबरदस्ती आप नहीं किसी से काम करा सकते हैं, और इसके बाद इसका व्यापार भी नहीं कर सकते। जैसे नहीं करते हैं गुलाम जो मध्यकाल में खरीद लिया जाता था, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक सबको खरीद लिया था, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, इस तरह से। तो ये मानव से जबरदस्ती आप डरा धमका कर उसे काम नहीं करा सकते। खरीद बिक्री नहीं की जा सकती है व्यक्ति की किसी भी हाल में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसे कहा जाता है, और उसके साथ कुछ गलत व्यवहार भी उस तरह से नहीं कर सकते ये, क्योंकि उसे शोषण, अपना शोषण का जो शोषण के विरुद्ध है, शोषण के विरुद्ध जो अनुच्छेद है 23 और 24, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 23 के माध्यम से बलात्कार, मानव के साथ दुर्व्यवहार या खरीद बिक्री पे रोक लगाया गया है। अनुच्छेद 24 थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं छोटे, उनसे काम नहीं कराना है, किसी तरह का फैक्ट्रियों में काम वगैरह नहीं कराना है। घर का काम थोड़ा मोड़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर पेशेवर रूप में काम कराया जाता है तो वह एक तरह से अपराध होगा। और जो कारखाने होंगे, कोई दुकान पे काम नहीं करा सकता है छोटे बच्चों से, होटल में काम नहीं करा सकता है छोटे बच्चों से, स्कूलों में काम नहीं कराया जा सकता है छोटे बच्चों से। तो ये आप समझ गए, एक तरह से अपराध होता है। और एक उस समय छूट गया है, अनुच्छेद 21 क के माध्यम से क्या कहा गया है कि जो 6 से 14 वर्ष के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाए, और फ्री शिक्षा जिसे कहा जाता है। तो 21 का अनुच्छेद है उसी का जो शिक्षा से संबंधित है। तो ये हो गया आपका 23 और 24 अनुच्छेद। और अब हम क्या करते हैं कि 25 से 28 तक देखते हैं, और 25 से 28 देखने के बाद हम सीधे 29 और 30 पे चले जाएंगे। आज जो क्लास अब लंबा हो रहा है, 23-24 हो गया। अब 25 से हम देखते हैं। 25 में क्या है कि व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने की आजादी, जैसे हमारा मन, हम कोई भी धर्म को मान ले। अब इसमें क्या होता है कि कोई किसी भी जाति का है तो उसके परंपरा को भी मानेगा। तो क्या है, 25 अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों का जो प्रबंधन है, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की जो आजादी है वो भी है अनुच्छेद 26 में। अनुच्छेद 27 में क्या है, कर देने पर बाध्य नहीं। जैसे हम किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर या एक तरह से देखे, जैसे चंदा देने के लिए हम बाध्य। जैसे कोई व्यक्ति हिंदू है और उसे जजिया कर, या आप नहीं बोल सकते कि ईद में खर्च होगा इतना रुपए आप दीजिए जबरदस्ती, बकरीद में खर्च होगा जबरदस्ती दीजिए, तो आप ऐसा नहीं कर सकते किसी तरह का चंदा या कर या चंदा के लिए। 27 उसके बाद अनुच्छेद 28 कहता है कि जो राज्य विधि से पोषित शैक्षणिक संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेज, ये सब होगा, उसमें किसी धर्म विशेष से संबंधित शिक्षा नहीं दी जाएगी। जैसे कोई मान लीजिए सरकारी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, तो प्राइमरी स्कूल है तो इसमें क्या होगा कि आप उसके अंतर्गत ये शिक्षा नहीं दे सकते हैं। क्या शिक्षा नहीं दे सकते हैं कि जैसे इस्लाम से जुड़ी हुई केवल शिक्षा नहीं दे सकते हैं, हिंदू धर्म से जुड़ी हुई या यहूदियों से जुड़ी हुई या सिख धर्म से जुड़ी हुई या ईसाई धर्म या बौद्ध धर्म या जैन धर्म या तो कोई भी धर्म से संबंधित शिक्षाएं नहीं दे सकते। यहाँ एक चीज और आप याद रखेंगे कि सिखों के द्वारा जो
कृपाण रखा जाता है। कृपाण क्या होता है आप समझते ही होंगे, एक कमर में तलवार होता है जो सिख धर्म के लोग लगा कर चलते हैं। सिखों द्वारा कृपाण जो धारण की जाती है वह अनुच्छेद 25 का ही सहारा लेकर के होता है ऐसा। तो ये हो गया अनुच्छेद 25 से 28 तक। तो आज इतना ही रहने दीजिए, आज छोड़ दीजिए। फिर कल क्या हम पढ़ेंगे, कल 29 पढ़ेंगे, 30 पढ़ेंगे, किस तरह से इसमें जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनको अपने भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए उसके आधार पे शैक्षणिक संस्थान खोलने के लिए उनको अधिकार दिया जाएगा। इसके बाद वो जो खोलेंगे उस पर राज्य किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा, ऊपर से राज्य मदद ही करेगा, ये पढ़ेंगे। फिर हम उपचारों का अधिकार पढ़ेंगे, अनुच्छेद 5 तरह की बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, 5 तरह के हम पढ़ेंगे। उसके बाद एक मार्शल लॉ जो पहले के जमाने में लगता था उस पर चर्चा करेंगे कि मार्शल लॉ क्या है। इसके अलावा जो सेना को अधिकार दिए गए हैं कुछ विशेष क्षेत्रों में उस पर चर्चा करेंगे। और इसके बाद एक और जो महत्वपूर्ण चीज है वो पढ़ेंगे कि सरकार क्या क्या हम नहीं कर सकते। अधिकार तो हमें दुनिया भर के मिल गया, लेकिन उन्हीं अधिकारों पे कुछ बंदिशें भी राज्य सरकारों के द्वारा लगाई गई है। तो उन बंदिशों के आधार पे हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, वो सब चीज हम करेंगे। उसके बाद एक तरह से ये क्लास जो होगा मौलिक अधिकार का वो आपका खत्म हो जाएगा। ये थोड़ा समझाने में टाइम लग गया है ज्यादा, फिर इसके बाद अगले क्लास में